हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे आप सभी लोग। हमने जो है ह्यूमन इवोल्यूशन पे लेक्चर चला रहे हैं। अभी हम जो है एक्चुअली में ह्यूमन के इवोल्यूशन पर नहीं पहुंचे हैं। हम कहाँ पहुंचे हैं? हम ये पहुंच रखे हैं कि जो इवोल्यूशन है उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए, यानी कि अभी हम ना एप मैन तक भी नहीं पहुंचे, यानी कि जो प्रायर टू एप मैन है, यानी हमारे जो एंसेस्टर हैं ड्रायोपिथिकस, केन्यापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और ये वाली जो चीजें हैं ये तो अभी तक आए नहीं है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन में आप कर क्या रहे हो? तो देखो, पूरा फील आपको दिया जा रहा है ह्यूमन इवोल्यूशन का, एक एक टॉपिक आपके दिमाग में सेट हो जाए, जिससे कि आपको जो है अब जब आप वाले चैप्टर में पोर्शन में आओगे ह्यूमन इवोल्यूशन के, तो आपको बोरियत फील ना हो। हवा काफी अच्छी चल रही है, बाहर से ठंड की मौसम हो रखा है, हवा चल रही है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन पे लेक्चर नंबर 3। तो ये एमएससी और बीएससी की क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। जहां भी आप देख रहे हो, चाहे बीएससी में हो, एमएससी में हो, नीट की तैयारी कर रहे हो या नेट का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें हम बात करते हैं कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है। देखो, प्लेस ऑफ ओरिजिन किसके बेसिस पे पता चलेगा? तो प्लेस ऑफ ओरिजिन पता चलता है कि फॉसिल कहां पे मिले हैं। ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल वी कैन ऑब्जर्व दैट कि क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या हो सकता है। द फॉसिल एविडेंसेस क्लियरली इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ मैन अकर्ड इन सेंट्रल एशिया, चाइना, जावा एंड इंडिया, जो कि शिवालिक हिल्स है। कह रहा जो फॉसिल है, फॉसिल के बेस पे ये एविडेंस मिला कि ये क्लियरली इंडिकेट करता है दैट ओरिजिन ऑफ मैन इन सेंट्रल एशिया ऑब्जर्व किया गया, सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जावा में और इंडिया के जो शिवालिक हिल्स है उस रीजन पे। बाद में क्या कह रहा है, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट द ड्रायोपिथिकस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉसिल विच टर्न इवॉल्व इनटू एप्स एंड मैन। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं हमारा विकास जो है बानरों से हुआ है या फिर क्या कहते हैं बंदरों से, वनमानुष से हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारा जो विकास हुआ है, बंदरों का विकास हुआ है, वो एक कॉमन एंसिस्टर से हुआ है। यानी हम जो है हमारे पूर्वज सेम रहे हो सकते हैं, उनसे डेवलप हुए हैं। यानी कि मैं एज ए इंसान और क्या कहते हैं हमारे पूर्वज हैं और जो बंदर हैं उनका जो ओरिजिन है ना, वो एक कॉमन एंसिस्टर से पता चलता है। फॉसिल के एविडेंस से ये पता चला कि हमारा क्या कहते हैं जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया, जावा या इंडिया की शिवालिक रीजन में हुआ। बट मैं आपको बताऊं, जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी की जाती है, अब आप पूछेंगे सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रियल का जो इनहेरिटेंस होता है ना, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो इनहेरिटेंस होता है वो यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है। तो लिखो, माइटोकॉन्ड्रियल जब स्टडी करते हैं तो परिणाम कुछ और देखने को मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी से क्या पता चलता है कि हमारा जो ओरिजिन है ना वो अफ्रीका में हुआ है। मतलब कि अफ्रीका वाले रीजन में पता चला कि हमारा ओरिजिन अफ्रीका में है। अब हमने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी क्यों किया? देखो, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का जो इनहेरिटेंस होता है वो यूनिपेरेंटल होता है। कैसे यूनिपेरेंटल होता है? देखो, आपने देखा होगा जब ये oocyte है यानी फीमेल एग जिसको कह सकते हैं एग है, और ये हमारा जो है मेल का स्पर्म है। तो जब मेल का स्पर्म एग से क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, या स्पर्म जो है oocyte के अंदर एंटर करता है, तो होता क्या है, जो स्पर्म में बाकी सब चीजें होती है, जैसे टेल हो गया, इसका हेड वाला पार्ट हो गया, ये सब रिमूव हो जाता है। और जब वो oocyte के अंदर एंटर करता है तो उसका एक तो न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म आता है। तो मतलब क्या होता है, जब स्पर्म आगे जाएगा यानी oocyte में जाएगा तो स्पर्म के पास माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, यानी कि इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं किसके पास, स्पर्म के बाद। पर ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, उसका माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी देता है उसको स्विमिंग करने के लिए। तो सारी चीजें खत्म हो जाती है, तो स्पर्म का सिर्फ एक तो न्यूक्लियस और प्लस क्या कहते हैं कुछ साइटोप्लाज्म ही एंटर कर पाता है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, वो हमें कहां से मिलते हैं? यानी हमको जो माइटोकॉन्ड्रिया मिले वो हमारी मदर से मिले। मदर को किससे मिले? उनकी मदर से मिले। उनकी मदर को किससे मिले? उनकी मदर से मिले। यानी कि हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया मिले, यानी मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया ये फादर के नहीं है। आपको याद रखना होगा कि मेरे अंदर चाहे आपके अंदर हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो मेरे पिता के द्वारा कंट्रीब्यूटेड नहीं है। यानी कि जो फादर के स्पर्म से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे अगली जनरेशन में। यानी मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो मेरी मदर के हैं, और मेरे से जो क्या कहते हैं आने वाले टाइम में जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगे, यानी मुझसे जो क्या कहते हैं मेरे द्वारा क्या कहते हैं जब मेरे द्वारा नहीं, मतलब क्या कहते हैं जब मेरे आने वाले बच्चे होंगे
तो जो जिस वो मदर से बच्चे जन्म लेंगे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया मेरे नहीं होंगे, यानी वो किसके होंगे, वो उसकी मदर के होंगे। यानी कि जो ये इनहेरिटेंस होता है ना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी का, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडी एक यूनिपेरेंटल मतलब यूनिपेरेंटल शो करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी से ये पता चला कि क्या कहते हैं, हमारा जो ओरिजिन है वो अफ्रीका में है। तो क्या कहेंगे हम, लाइन ये कहेंगे, व्हेन द स्पर्म इज एंटर इन oocyte द ऑल पार्ट्स ऑफ स्पर्म्स आर डिस्ट्रॉय एंड द ओनली विच पार्ट विल एंटर इन द oocyte दैट इज क्या कहते हैं हमारा न्यूक्लियस, बाकी सब चीजें वहीं पर रह गई। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल स्टडी क्या होती है, आप लिखो अकॉर्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल, ये तो लिख दिया, स्टडी से जो प्लेस ऑफ मैन है वो कहाँ है, अफ्रीका में है। और एक पॉइंट और क्या लिखोगे, भूलना मत, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉलोज, क्या फॉलो करता है, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो आपको याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल यानी माइटोकॉन्ड्रिया है वो डीएनए फॉलो करता है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो यहां तक आप नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं, यानी कि क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। और हमने क्या बात करी थी, देखो पिछले लेक्चर का एक बार क्विक रिकैप दे देता हूं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि देखो जो इंसान है ना वो सबसे बड़ा हो गया है एनिमल किंगडम में, यानी पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा हो गया है। हमने बाइपीडल लोकोमोशन डेवलप किया है, यानी कि मैं अब ऐसा नहीं कि क्वाड्रापीडल हूं, मैं ऐसे चलता हूं या नकल वॉकर्स तो नहीं हूं, मैं एक हिसाब से बाइपीडल लोकोमोशन में हूं। तो बाइपीडल लोकोमोशन से आ जाने से हमें क्या फायदा हुआ, जब हमारे शरीर में बाइपीडल लोकोमोशन आया तो मैं अपने हाथों को ऐसे क्या कहते हैं कंधे से ऊपर ले जा सकता हूं और किसी डाली को पकड़ सकता हूं। जैसे बंदरों के केस में आपने देखा होगा, स्विमिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री इस टाइप ऑफ लोकोमोशन दैट इज कॉल्ड ब्रेकिएशन। तो ब्रेकिएशन में क्या होता है, हम एक पेड़ की डाली से दूसरी पेड़ की डाली में जाते हैं, ये भी एक टाइप का लोकोमोशन है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिएशन कहते हैं। हमारे क्या कहते हैं, बाइपीडल लोकोमोशन के हो जाने से हम अपने जो ये रोटेट कर सकते हैं ऐसे फोर लिम्ब को ऐसे करके, तो हम वी आर रोटेटिंग फोर लिम्ब ऐसे करके, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हम अपने हाथ को जो है कंधों से ऊपर यानी गर्दन से ऊपर ले जा सकते हैं। बाइपीडल लोकोमोशन के आ जाने से और भी कई सारे फायदे हुए, हमारी हाइट लंबी हो गई, यानी कद में लंबाई में वृद्धि हो गई। और क्या हुआ कि जब क्या कहते हैं प्राइमेट्स के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल आई तो मैंने आपको बताया था कि परिवार का कॉन्सेप्ट बना, अन्यथा जो है परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बाइपीडल लोकोमोशन के आ जाने से साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ जाने से परिवार का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि मुझे ये पता है कि मतलब क्या कहते हैं जो फीमेल में प्रेगनेंसी का ओज है वो मैं हूं, यानी आई एम द रीजन या आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेगनेंसी। द फीमेल विल बी क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सम मोबिलिटी। तो फीमेल कहाँ रहेगी, होम बेस पे रहेगी, और क्या कहते हैं मेल जो है खाना लेके आएगा फीमेल के लिए, और वो क्या करेगी आने वाले बच्चों का टेक केयर करेगी या पहले से प्रोड्यूस जो ऑफस्प्रिंग है उनको देगी। तो हमें ये पता चला कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के आ जाने से परिवार का कॉन्सेप्ट आया। और क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी से हमको क्या पता चला कि हमारा ओरिजिन कहां पे है, अफ्रीका में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फॉलो करता है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। मतलब कि हमारे को जो माइटोकॉन्ड्रिया मिले वो मेरी मदर से मिले, और मेरी मदर को किससे मिले, उनकी मदर से यानी नानी से, मेरी नानी को उनकी मदर से यानी परनानी से। तो ऐसा चलता रहेगा। तो आप इसको नोट करो, हम आगे बात करते हैं, यानी कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं जो ह्यूमन के केस में आए। तो आप इसको नोट करो। सो डिस्कस कर लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन एवोल्यूशन। यानी कि जब ह्यूमन का एवोल्यूशन होने लगा, यानी कि मानव बनने जैसी स्थिति आ गई कि ड्रायोपिथिकस जो हमारे पूर्वज थे उनसे जो है हम इंसान के रूप में बने। तो इंसान के रूप में बनने पर हमारे जो शरीर में यानी मॉर्फोलॉजी में यानी शरीर की बनावट में किस प्रकार के चेंजेस आए, मुझको देखो और ऑब्जर्व करो कि मुझ में क्या चेंजेस दिख रहे हैं एज कंपेयर टू बानर। ठीक है, तो सर आप ये बानर बानर क्या कहते हो, देखो बानर कहने में मजा आता है, ठीक है, तो मैं भी एक हिसाब से बानर ही हूं, जो भी कह सकते हो आप। तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन इवोल्यूशन, पहला है नैरोइंग एंड एलिवेशन ऑफ नोज। देखो नाक हमारी क्या हुई, नैरो हो गई। देखो ये मेरी नाक है, प्यारी सी नाक है, ये नाक देखो ऐसे जा रही है ना, नैरो हुई, पतली हो गई नाक। अब बंदरों के केस में देखना नाक ऐसे चौड़ी होती है और उनका जो है बाहर वाले नोस्ट्रिल होते हैं वो खुले की तरफ को होते हैं।
तो ऐसी नहीं है, हमारी नाक जो है नैरो हो गई है, नैरोइंग हो गई है और एलिवेटेड हुई है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठ गई है। बात कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ चिन्ह, जो ये ठुड्डी होती है इसको ठोड़ी भी बोलते हैं। तो जैसे ही मानव का जो विकास हुआ तो उसके संग क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ चिन्ह हुआ, यानी कि ठोड़ी बननी शुरू हुई, यानी एक वेल मार्क चिन्ह आ गया। उसके बाद कह रहा है रिडक्शन ऑफ ब्रो रिजिस, ये जो हमारे आईब्रो होते हैं ना, ये आईब्रो के ऊपर ये देख रहे हो आप क्या होते हैं, ये ब्रो रिजिस होते हैं। यानी देखो एप के केस में ये काफी प्रोमिनेंट होते हैं। मैंने आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में समझाया था कि एप के केस में ये जो होते हैं इनको बोलते हैं ब्रो रिजिस, और ह्यूमन के केस में भी इसको ब्रो रिजिस बोलते हैं। बट इन केस ऑफ एप इट इज वेरी प्रोमिनेंट एंड इन केस ऑफ ह्यूमन दैट इज लेस प्रोमिनेंट, यानी ये थोड़े से घट गए हैं। फिर अगला चेंज क्या कह रहा है, फ्लैटनिंग ऑफ फेस। देखो बंदर या किसी भी चीज का, एप का फेस देखोगे वो किस तरह का होता है, कुछ इस तरह फूला होता है ना, मतलब कि उनका जो मुंह होता है वो ऐसे करके कुछ होता है, मतलब कि कुछ फैला होता है। पर हमारा जो फेस है ना वो देखो फ्लैट हो गया है, यानी चपटा हो गया। अब मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, पहले मैंने जैसी बंदर की तरह मुंह बनाया हूँ तो आपको बेकार लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया, ये मैया ये का देख लियो। तो ऐसा नहीं फील करना है, आपको ये देखना है कि ये कहते हैं अभी हमारा फेस जो है फ्लैट हो गया है, यानी फ्लैटनिंग ऑफ फेस हुआ है। अब रिडक्शन इन बॉडी हेयर, अब ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिडक्शन इन बॉडी हेयर, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और बहुत बढ़िया वे में एक्सप्लेन करूंगा, आपको मजा आ जाएगा कि इस तरह से तो कभी हमने सोचा ही नहीं, इवोल्यूशन का इस तरह से तो कभी फील भी नहीं लिया हमने। तो इवोल्यूशन जो है बुक से देख लिया, डायरेक्ट पढ़ लिया और हम आगे चले गए। तो इस तरह का ज्ञान पाने के लिए आपको कई सारे सोर्सेज से पढ़ना पड़ता है, तो आपको मजा आ जाएगा। तो इवोल्यूशन की बुक भी आती है, कई सारी इंटरेस्टिंग वे में है। तो देखो रिडक्शन इन बॉडी हेयर, देखो ऐसा होता है वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, यानी कि वेरिएशन जो है पॉपुलेशन में हमेशा से प्रेजेंट होगी। तो क्या हो सकता है, आप देखते हो कि जो हमारे एंसिस्टर हो गए या फिर क्या कहते हैं जिनसे हमारा विकास हुआ है, चाहे वो एप कह लो या फिर एप लाइक जो भी मानव है, उनके केसेस में क्या होता था, बाल जो है बहुत सारे होते थे, हेयर बहुत ज्यादा होते थे, कोर्स होते थे, घने होते थे। पर इन केस ऑफ ह्यूमन द हेयर वॉज लेस एंड क्या कहते हैं बहुत ही घट गए, और क्या हो गया साथ में बालों की संख्या घटती चले गई। तो इसका क्या रीजन रहा कि बाल इतने सारे घट गए, क्योंकि हमारे जो एंसिस्टर थे उनमें भी आप देखते होंगे जो क्या कहते हैं मॉडर्न मैन जो अभी बना है उससे पहले जो क्या कहते हैं, क्या हेडिंग है, एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन, यानी जो अभी वर्तमान समय का जो मानव है उससे पहले जो प्री हिस्टोरिक मैन थे जिनसे हमारा इवोल्यूशन लगातार बढ़ते आया, क्योंकि बढ़ना ही किसका नाम है, जिंदगी का नाम है। तो उन एंसेस्टरों में देखना बालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, परंतु आज के मानव में बालों की संख्या क्यों घट गई, उसका रीजन ये है कि जो पहले का मानव था ना उसमें क्या होता था कि वेरिएशन किस प्रकार से प्रेजेंट थी। देखो क्या कहते हैं, हर प्रकार के एनिमल्स पहले पाए जाते होंगे कि जिनके शरीर में बहुत ज्यादा बाल हैं, किनके शरीर में मीडिएट लेवल के बाल हैं और किनके शरीर में बहुत कम हैं। तो इसके कई सारे रीजन दिए जाते हैं। पहला रीजन तो ये दिया जाता है कि हो सकता है कि कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम चली होगी उस समय, यानी कि ऐसा हुआ होगा कि कोई एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आई होगी कि उस प्रॉब्लम में क्या हुआ होगा कि जिनके बॉडी में हेयर ज्यादा है, यानी जिनकी बॉडी में क्या है, शरीर में बालों की संख्या ज्यादा है, तो उनकी डेथ होने लग गई। मतलब कि क्या हुआ कि शरीर में बालों की संख्या ज्यादा थी, स्किन प्रॉब्लम थी, यानी शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो जिनके पास बालों की संख्या ज्यादा थी तो उसमें क्या हुआ, वो लोग मरने लग गए। तो हुआ क्या कि जो ज्यादा बाल वाली संख्या वाले मानव थे वो तो खत्म होने लग गए, परंतु जो बीच के इंटरमीडिएट या कम बालों वाले मानव थे वो जिंदा रहे, यानी सरवाइव करे। उनसे क्या हुआ कि पॉपुलेशन जब आगे बढ़ी तो वही पॉपुलेशन नेक्स्ट में ट्रांसफर होती रही, यानी कि एक हिसाब से हेरिडिटी होती रही कि अब कम बाल वाले ही बचेंगे। तो ये इसका पहला रीजन है। सेकंड, तो फर्स्ट रीजन में क्या था कि कोई ऐसा हो सकता है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी, ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, जिससे कि क्या कहते हैं लेस बॉडी हेयर वालों को सपोर्ट किया। और क्या हुआ, सेकंड जो बात गई डार्विन के पास, डार्विन ने क्या बोला था, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर थ्योरी दी थी। तो नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर थ्योरी थी उसकी, किसकी, डार्विन की। तो डार्विन के पास एक क्वेश्चन ले जाया गया, क्वेश्चन रेस किया गया कि बताओ हाउ कैन द नेचर विल सिलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल विच हैव लेस बॉडी हेयर। तो इसका कोई रीजन बताओ। तो डार्विन के पास जैसे ही ये बात पहुंची तो डार्विन ने कहा कि देयर आर ओनली
ना ये इसका ओनली ये रीजन नहीं है कि नेचुरल सिलेक्शन हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि प्रकृति में सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन का ही फैक्टर इन्वॉल्व है, किसमें, क्या कहते हैं, ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए। उसने बोला कि नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी देयर आर सम फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन, जैसे कि इसमें एक उन्होंने फैक्टर दिया क्या, सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन उन्होंने ये कहा कि भैया जैसे ही डार्विन से पूछा गया कि बताओ नेचुरल सिलेक्शन कैसे एक्सप्लेन करेगा कि बॉडी हेयर विल बी लूज या कम हो गए, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता कि हर बार क्या हम किसी भी चीज को इससे बोल दे कि नेचुरल सिलेक्शन के कारण हुई। तो एक कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑपरेट कर रहे होंगे नेचुरल सिलेक्शन के अलावा, जिसमें से एक फैक्टर बोला सेक्सुअल सिलेक्शन। यानी कि जब सेक्सुअल सिलेक्शन होता है, आप देखते होंगे कि जो ह्यूमन भी हो गए और अदर स्पीसीज लाइक प्राइमेट्स या किसी में भी देखना कि मेटिंग जो होती है ना वो रैंडम नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी एनिमल किसी भी एनिमल के संग मेटिंग कर ले रहा है, ऐसा नहीं होता है। जो मेटिंग होती है वो नॉट रैंडम, यानी कि क्या कहते हैं, कह रहा है जब किसी स्पीशीज में मेटिंग की बात करें तो मेटिंग इज नॉट रैंडम, मेटिंग इज सिलेक्टिव। यानी मेटिंग में क्या होता है, सिलेक्शन में होता है। मेल एंड फीमेल किसी कारण से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कोई रीजन रहा होगा, कुछ ऐसा चीज होती होगी, दिखती होगी कि एक मेल दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई रीजन रहा होगा कि उसको कुछ ऐसा स्पेशल फीचर दिख रहा होगा कि जिससे मैं यानी मेल जो है फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हुआ। तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि शरीर पर कम बाल होंगे तो क्या होगा कि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे द पर्सन गेट मोर अट्रैक्टेड टू द पार्टनर विद लेस बॉडी हेयर, ठीक है। सो इसीलिए ह्यूमंस के केस में क्या हुआ कि बाल घटे, इसका रीजन था सेक्सुअल सिलेक्शन। अब देखो इसका क्या रीजन रहा, देखो जैसे हम पहले क्वाड्रापीडल लोकोमोशन में थे, मतलब जब हम क्वाड्रापीडल लोकोमोशन में थे हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स हो गए या फिर मेमोरी ग्लैंड जो भी है वो किसमें थी, ऐसा क्वाड्रापीडल में थे, तो वो क्या थे, नीचे की तरफ थे। व्हेन वी आर स्टार्टिंग टू रेस, यानी जब हम खड़े होना शुरू हुए तो क्या हुआ, हमारे बाइपीडल लोकोमोशन में आ जाने से द मैन चेस्ट एंड फीमेल की जो चेस्ट थी ना वो आज सामने सामने हो गई। और क्या हुआ, जैसे ही क्या कहते हैं मेमोरी ग्लैंड सामने हो गई और जेनाइटल ऑर्गन्स भी सामने को आने लगे, तो इससे क्या हुआ, फ्रंटल न्यूडिटी आ गई। यानी कि अब देखो जैसे ही ऑर्गन सामने आएंगे, क्वाड्रापीडल से बाइपीडल की ओर हुए तो फ्रंटल न्यूडिटी भी तो हो गई, यानी कि क्या हुआ, इसे बोलेंगे ललाट नग्नता। हिंदी में मैंने इसका मतलब समझा था कि ये फ्रंटल न्यूडिटी का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज्ञानी हूं, ये मैं सब चीजें जो है चुरा के भी लाता हूं, कई जगहों से खोजता हूं तब जाके मिलती है। तो फ्रंटल न्यूडिटी का इंग्लिश में क्या मीन था, द फ्रंटल न्यूडिटी इन अ फोटोग्राफ और फिल्म यू कैन सी द होल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ someone's naked body including their genitals organ। तो क्या हुआ, फ्रंटल न्यूडिटी ना हो, यानी कि क्या कहते हैं ललाट नग्नता ना हो, तो ह्यूमन में कपड़ों का कॉन्सेप्ट आया। देखो जैसे ही बाइपीडल लोकोमोशन की ओर हम बढ़ गए, यानी क्वाड्रापीडल से जो है हम क्या कहते हैं बाइपीडल लोकोमोशन में आए, तो फ्रंटल न्यूडिटी होने लग गई। तो क्या हुआ, अगर बॉडी में जो है लेस हेयर होंगे तो ह्यूमन यानी जो पर्सन है वो मेल अपोजिट पार्टनर की तरफ क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्ट होगा, यानी कि क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाएगी उसकी। तो फ्रंटल न्यूडिटी होने के कारण क्या हुआ, जब जेनाइटल ऑर्गन्स के बाल घट गए, यानी कि शरीर में बालों की संख्या घटी, तो शरीर जो है एक हिसाब से नग्न अवस्था में आने लग गया। तो क्या होगा, हमने बॉडी को कवर करना शुरू किया, यानी हमने क्या करे, क्लॉथ्स बनाए। सबसे पहले तो अपने शरीर को पत्तों से ढका, पत्तों से, ताकि क्या कहते हैं ज्यादा अट्रैक्टिव ना दिख सके हम। तो पहले हमने क्या करा, अपने शरीर को पत्तों से ढकना शुरू किया। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे जैसे हमने खाल से कपड़े बनाने सीखे, तो ये क्या हुआ, बाइपीडल लोकोमोशन के आ जाने से फ्रंटल न्यूडिटी भी आई। फ्रंटल न्यूडिटी आने से क्या हुआ कि द मेल पर्सन विल मोर अट्रैक्ट टू फीमेल, ठीक है। और देखो इसीलिए लिखा है द फ्रंटल न्यूडिटी द मेमोरी ग्लैंड्स और अपर चेस्ट एरिया ऑफ फीमेल एंड अपर चेस्ट एरिया ऑफ मेल एकदम एक्सपोज हो गए। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड इवन द जेनाइटल ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी फेस टू फेस हो गए जो सामने है। पर धीरे धीरे उन ऑर्गन्स को हमने क्या करा, कवर करना शुरू किया, यानी ढकना शुरू किया, यानी हमने कपड़े बनाने शुरू किए बिकॉज ऑफ विजुअल स्टिमुलस। देखो अगर क्या कहते हैं व्हेन यू लुक at the opposite partner the person gets sexually excited
तो आप सोच समझ पा रहे हो, यू गेटिंग मी, यानी मेरे पॉइंट को आप समझ पा रहे हो कि जब हम अपोजिट पार्टनर को देखेंगे तो हम क्या होंगे, मोर अट्रैक्टिव होंगे। तो शरीर में बाल कम हो, वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है एक्सपोजर भी हो जाएगा सामने, तो उसे कवर करने के लिए हमने कपड़ा पहनना शुरू किया। तो ये रिलेटेड है आपस में कि कपड़ा पहनना क्यों शुरू हुआ। तो ह्यूमंस में जब मेटिंग या कॉपुलेशन होता है ना, तो ह्यूमन दे अप्रोचेस द फीमेल फ्रॉम फेस टू फेस, यानी जो क्या कहते हैं, जब फीमेल और मेल में, यानी जब ह्यूमंस के केस में बात करें तो स्पेशली ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जब ह्यूमन क्या कहते हैं, द मेल एनिमल्स अप्रोच द फीमेल एनिमल फेस टू फेस, यानी जो मेल एनिमल है वो अप्रोच करता है फीमेल एनिमल को फेस टू फेस। और इन केस ऑफ अदर एनिमल्स क्या होता है, नो विजुअल कॉन्टैक्ट, यानी आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। देखो आई टू आई कॉन्टैक्ट होने से क्या होगा, हम पे फीलिंग आएगी, यानी कि हम समझ पाएंगे अपने पार्टनर की क्या क्या फीलिंग्स है, यानी प्लेजर, यानी उसके सैडपन का या उसके क्या कहते हैं एंजॉयमेंट का हमको पता चल पाएगा। अगर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा, हमें उसके जो है एक्सप्रेशन पता लग जाएंगे, यानी कि क्या होगा, हमारे अंदर फीलिंग्स जगेगी। पर इन अदर एनिमल्स क्या होता है ना, मेटिंग जो होती है या फिर क्या कहते हैं, देयर इज अ नो विजुअल कॉन्टैक्ट, नो आई टू आई कॉन्टैक्ट, बट इन केस ऑफ ह्यूमन देयर इज आई टू आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। द रिजल्ट डेवलप्ड इन इमोशन एज वेल एज फीलिंग ऑल्सो, क्योंकि जो है ना अदर एनिमल्स में फीलिंग नहीं होती, क्योंकि अदर एनिमल्स में क्या कहते हैं, जो मेल एनिमल हो गया और फीमेल एनिमल्स होता है वो अप्रोच करता है बिहाइंड, यानी कि उनमें क्या होता है, ऐसी फ्रंटल न्यूडिटी नहीं होती है, तो क्या कहते हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। पर मेल के केस में क्या हुआ, इमोशंस बने, ठीक है। इसीलिए क्या कह रहा है, आई टोल्ड यू ह्यूमंस आर द एनिमल्स विच इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि ह्यूमन जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज क्यों होता है, फॉर द पर्पस ऑफ लव, प्लेजर ऑफ द लव मेकिंग एंड रिलेटेड टू, ये सब किससे रिलेटेड है, बाइपिडल लोकोमोशन से। तो इस प्रकार से क्या हुआ, रिडक्शन ऑफ हेयर के कई सारे रीजन दिए गए, जिसमें पहला रीजन तो ये था कि कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम चली जिससे कि बॉडी हेयर लूज हो गए, और दूसरा रीजन ये रहा कि क्या कहते हैं कि इसमें डार्विन से पूछा गया कि क्या नेचुरल सिलेक्शन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बाल क्यों घटे, तो क्या कहते हैं, इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि नेचर में सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही ऑपरेट हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन के अलावा भी ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है कि एक सेक्सुअल सिलेक्शन भी एक रीजन आता है, जिसमें क्या हुआ, व्हेन वी आर रेज टू क्या कहते हैं, जब हम ऊपर की तरफ उठे, यानी हम क्वाड्रापिडल लोकोमोशन से बाइपिडल लोकोमोशन में आए तो फ्रंटल न्यूडिटी होने लग गई, यानी कि क्या कहते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स या अदर मेमोरी ग्लैंड्स जो है सामने एक्सपोज हो गए, और क्या कहते हैं द मेल पार्टनर विल बोल ना, द मेल पार्टनर सी टू अपोजिट फीमेल पार्टनर एंड मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर। तो क्या हुआ, जैसे ही बाल रिड्यूस होने लगे तो हमने शरीर को ढकना शुरू किया, कपड़े पहनना शुरू किया। कपड़े पहनने से हमारा क्या हुआ कि जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हुए तो क्या हुआ, हमारा आई टू आई कांटेक्ट हुआ, यानी कि हमारे अंदर इमोशंस आ गए। बट अदर केसेस में, अदर एनिमल्स में क्यों नहीं बाल रिड्यूस हुए, तो उसका रीजन ये भी बताया जाता है कि जो फीमेल पार्टनर और मेल पार्टनर है उनमें जो मेटिंग होती है वो बिहाइंड होती है, और क्या होता है कि एक हिसाब से वो इस प्रकार से, मतलब बालों का उसमें क्योंकि उनकी फ्रंटल न्यूडिटी जैसी कोई चीज नहीं होती तो बाल जो रहेंगे वो स्वाभाविक है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन, द ह्यूमन कैन इंडल्ज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर द पर्पस ऑफ लव, लव मेकिंग और प्लेजर, और इन सब रीजनों के कारण क्या होता है कि क्या हुआ, बाल के घटने की संभावना बढ़ी। तो इन सब पॉइंट को नोट करो, कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करते हैं, तब तक इसको नोट कर लो। There are some other morphological changes in human evolution, या कुछ अदर चेंजेस जो थे ह्यूमन इवोल्यूशन में वो किस प्रकार से थे। तो मैंने आपको बताया कि जब हम फेस टू फेस देखने लगे, यानी कि क्या कहते हैं मेटिंग जो है अब वो किस तरह से होने लग गई, यानी फेस टू फेस होने लग गई, या ह्यूमन या मेल पर्सन विल अप्रोचेस फीमेल पर्सन टू क्या कहते हैं फेस टू फेस। तो क्या हुआ कि इमोशंस जगने लगे, यानी कि हमारे अंदर क्या हुआ, कुछ इमोशंस बने, यानी कि जब आप मेरी आंखों में देखोगे तो आपको कैसा लगेगा कि ये अच्छा लड़का है, यानी ये किस प्रकार का बच्चा है या किस प्रकार का है। तो ये इमोशंस आपको किससे पता चलेंगे, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है, कि मैं अभी इस समय खुश हूँ या मैं दुखी हूँ उस समय। तो ये सब चीज़ें जो है इमोशंस जैसी फीलिंग कब आई, जब हम फेस टू फेस हो गए।
कुछ और चेंजेस हुए, जैसे कि क्या हुए, डेवलपमेंट ऑफ कर्व्स हुए इन वर्टिबल कॉलम और इरेक्ट पोस्चर। आज मैं सीधा खड़ा हूं ड्यू टू द सम रीजंस, दैट इज पहला तो हमारे जो ये वर्टिब्रल कॉलम है इसमें कर्व्स पाए जाते हैं। तो कर्व कौन कौन से होते हैं, देयर आर सर्वाइकल कर्व्स, लंबर कर्व्स, और भी थे सर्वाइकल, लंबर, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, और क्या होते हैं सैक्रल पेल्विक कर्व। यानी इन कर्वों के कारण हमें क्या मिला, एक इरेक्ट पोस्चर मिला। ये देखो आप, ये वर्टिबल कॉलम में आप जो है चेक करना, कर्व्स पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, पेल्विक, सैक्रल, ये कर्व होते हैं जिससे मैं आज स्ट्रेट खड़ा हूं। नहीं तो मैं भी इसी तरीके से होता, सुस्त पड़ा हुआ, और एक हिसाब से मैं भी क्वाड्रापिडल लोकोमोशन में होता। इन कर्व्स के कारण मैं सीधा खड़ा हो पाया। और क्या चेंजेस हुए, फॉर्मेशन ऑफ बाउल लाइक पेल्विक गिर्डल विद ब्रॉड इलिया सपोर्ट बाय विसरा। यानी कि क्या कहते हैं, कुछ विसरल ऑर्गन्स में भी चेंज आए जो हमको सपोर्ट कर रहे थे खड़े होने पे। इंक्रीज हो गई हाइट। एज्यूम करो एक कुत्ते को आप देखते हो या किसी भी एनिमल को देखते हो, जब वो क्वाड्रापीडल में होता है तो उसकी हाइट आपको कम देखने को मिलती है। अगर मैं क्वाड्रापीडल में जाऊं तो मैं झुक जाऊंगा और मेरी हाइट घट जाएगी। पर मैं जब देखो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं बाइपीडल की ओर, तो मैं अपने हाथों को जो है ऊपर की तरफ ला रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मेरी हाइट जो है आपको बढ़ी हुई दिख रही है स्वाभाविक रूप पे, क्योंकि मेरे पांव जो है मुझे सपोर्ट कर रहे हैं खड़े रहने के लिए। फिर कह रहा है अटेनमेंट ऑफ इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपीडल लोकोमोशन। तो आज बाइपीडल लोकोमोशन से इतनी फायदा हुआ। और क्या हुआ, इनलार्जमेंट एंड राउंडिंग ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, ब्रेन बॉक्स, यानी कि उसमें इनलार्जमेंट हुआ। और क्या हुआ, राउंडिंग हो गई क्रेनियम की। इंक्रीज इन ब्रेन साइज एंड इंटेलिजेंस, कि मैं जितना अच्छे से बोल रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि मैं काफी इंटेलिजेंट हूं। तो क्या कहते हैं, ऐसा ही मास्टर हमको पहले भी मिल जाता। तो देखो मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं ये सब चीजें पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि ये मुझे बचपन से आती थी, मैं कोई पेट से सीख के आया था। जैसे कि ये कहते हैं चक्रव्यूह किसने सीखा था पेट में, अर्जुन के पुत्र ने, अभिमन्यु ने। पर वो लास्ट का स्टेप नहीं सीख पाया था क्योंकि मम्मी सो गई थी। तो ऐसा नहीं कि मैं क्या कहते हैं वेट से सीख के आया, नहीं, ये सब चीजें जो है बाद में आई हैं। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन ब्रेन, यानी दिमाग जो है बड़ा हो गया। पहले हमारा दिमाग छोटू सा था, अब दिमाग बड़ा हो गया। इसमें गायरस सल्कस पाए जाते हैं, तो ब्रेन का साइज इंक्रीज हुआ और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि जो है हमारी हो गई। पर आज इसी बुद्धि के कारण हम जो है घटते जा रहे हैं, यानी कि हम प्रकृति को खिलवाड़ कर रहे हैं, वो समझाऊंगा अभी। और क्या हुआ, ब्रॉडनिंग ऑफ फोरहेड हुआ एंड वर्टिकल एलिवेशन हुआ। ये जो आपको फोरहेड दिख रहा है, ये बानरों के केस में क्या होता है कि ये थोड़ा अंदर की तरफ पिचका होता है, मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ऐसे करके उनका ये जो जॉ होता है नीचे वाला, ये बाहर की तरफ को होता है। बट हमारे केस में क्या हुआ, ये फ्लैट हो गया, ना फ्लैट नहीं, ये ब्रॉड हो गया ऊपर की तरफ। देखो कितना बड़ा दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा हूं मैं, कितना प्यारा चेहरा है, मैं जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ठीक है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, मैं ऐसी फीलिंग देता हूं अपने को। तो ये क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ फोरहेड होता है विद क्या, वर्टिकल एलिवेशन। और क्या हुआ, वी आर कैपेबल टू एबल द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल। ये एक पॉइंट है जिसने आज हमें एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। यानी कि आज जो ये ह्यूमंस जो हैं, आज एनिमल किंगडम यानी क्लास ममेलिया में सबसे ऊपर हैं। तो उसका रीजन क्या है, वी आर एबल टू मेक एंड यूज कॉम्प्लेक्स टूल। आज हम जो है ना कॉम्प्लेक्स टूल को बना सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टूल नहीं होते तो क्या मजाल थी हम एक कुत्ते से लड़ जाते। कुत्ते का जॉ आप देखते होंगे कितना भारी भरकम होता है। तो कुत्ता ही हमको, अगर मान लो वो स्ट्रेट खड़ा हो जाता बाइपीडल लोकोमोशन में, उसके पास भी हथियार होते तो वो भी तो हमसे लड़ सकता था। इवन हम एक कैट से डर जाते। देखो क्या होता है कि कुत्ता चाहे कितना भारी भरकम हो, हमने क्या क्या बना रखे हैं हथियार, तलवार हो गई, छुरी हो गया, भाला हो गया, गन हो गया। इवन हम इन सब चीजों से एनिमल्स को डरा सकते हैं। अगर मान लो कैट के पास ये कैपेबिलिटी होती, वो बाइपीडल लोकोमोशन में होती, उसके पंजे जो ऐसे थे वो कुछ इस प्रकार से होते, वो भी एक ग्रिप बना पाती, उसका जो थंब अपोजिबल होता वो एक ग्रिप बनाती, नीचे से पत्थर उठाती और फेंक के आपकी स्क्रीन की तरफ मार देती। यानी जो आपका स्क्रीन है इस तरफ फेंक के मारता, नहीं मारूंगा फोन टूट जाएगा, ठीक है, इस तरह से फेंक के जब वो मारती तो हमारा क्या होता है, ये सिर में टकराता और सिर फूट जाता। और सोचो कि वो बंदूक पकड़ने के लिए गन बनाने में कैपेबल होती, गन बनाती, उड़ा देती। तो ऐसे केस में क्या होता कि हम तो एक छोटी सी बिल्ली क्या चूहे से भी डर के भाग जाते, भैया वो भी पत्थर उठाता, फेंक के मारता, उड़ा देता।
तो क्या हुआ ना कि ये सब क्वालिटी औरों के केस में नहीं आई, प्राइमेट्स के केस में हो गया, ह्यूमन के केस में क्या हुआ कि ऐसी कैपेबिलिटी आई कि क्या हुआ, हम टूल्स बना सके। देखो अदर एनिमल लाइक एप जो है, ये छोटे एनिमल, चिंपैंजी, इट इज द क्लोजेस्ट रिलेटेड, या फिर क्या कहते हैं क्लोजेस्ट रिलेटेड है, रिलेटिव है मतलब ह्यूमंस का। चिंपैंजी इज अ इंटेलिजेंट एप, और क्या कहते हैं गिब्बन इज द स्मॉलेस्ट एप हो गया। और क्या होता है किंग कॉन्ग मूवी में, क्या बताया था मैंने आपको, ऑस्ट्रेलो नहीं चेक करना पड़ेगा यार, भूल जाता हूँ मैं भी। हाँ गोरिल्ला, गोरिल्ला क्या होता है किंग कॉन्ग मूवी में, क्या होता है ये ग्रेटेस्ट एप होता है, ग्रेट एप की कैटेगरी में आता है। गिब्बन जो होता है वो स्मॉलेस्ट एप होता है। तो मैं बात क्या कर रहा था, मैं वो भूल गया। हाँ मैं ये बात कर रहा था कि हमने कॉम्प्लेक्स टूल बनाने सीखे, जिससे क्या हुआ ना कि अब हम इस एनिमल किंगडम में सबसे ऊपर हैं। अगर मान लो एक बिल्ली गन चला सकती तो हमारी क्या मजाल थी, हम बिल्ली से बढ़ जाते। तो क्या कहते हैं इन सब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में आने से क्या हुआ, आज हम एनिमल किंगडम के सर्वोच्च पायदान पे हैं। आज हमारी इंटेलिजेंस हमारे ही अगेंस्ट वर्क कर रही है। हमने इंटेलिजेंट बने, हमने क्या किया, प्रकृति के संग खिलवाड़ करना शुरू किया, प्रकृति को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे कि आज जो ये इंटेलिजेंस हमारे ही अगेंस्ट हो गई है। यानी कि अब जो है आने वाले समय में अपनी इस बुद्धिमत्ता, जिसको आज हम अपना गर्व समझ रहे हैं, ये हमारी जान लेने पे तुली हुई है। यानी कि अगर समय रहते हुए हमने इनका यूज करना सही यूजों में नहीं किया तो हम खतरे में आ जाएंगे। हमने चाकू, छुरी, तलवार तो बनाई, तो तलवार और ये जो छुरी है, हमने छुरी बनाई किसके लिए, सब्जी काटने के लिए, पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे की जान लेने के लिए। तो इस्तेमाल कहाँ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, क्योंकि ये सब चीज़ों के बन जाने से हमारी आज खुद की बुद्धिमत्ता खराब हो रही है। तो इन सबको नोट करो। अब हम आगे की ओर चलते हैं लेक्चर में। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इवोल्यूशन की जर्नी, आपको ऐसा फील ही नहीं हो रहा होगा कि हम बकवास चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मुझसे पढ़ रहे हो यार, थारा भाई सूरज से पढ़ रहे हो, तो जब थारा भाई सूरज से पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है तुम्हें, किस प्रकार की दिक्कत है। फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ा रहा हूँ, फुल मज़ा आ रहा होगा आपको, कह रहे होंगे वाह क्या टीचर है, क्या मज़ा दिलाता है। अब तो सब चीज़ पढ़ाने लग गया है। तो आप इसको नोट करो, नज़र मत लगा देना यार, बहुत अच्छा दिखता हूँ ऐसा नहीं कि आप जो है कमेंट कर रहे हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल दिखते हो, आपका जो है देख के मजा ही आ जाता है आपको। तो ऐसे ऐसे मतलब आप इतने अच्छे लगते हो कि इस तरह से आप नज़र मत लगाने लग जाना कि क्या कहते हैं नज़र लगा दी कुछ दिनों बाद में फिर बीमार हो गया, ऐसा मत करना यार। तो इसको नोट करो, ऐसे कमेंट कहाँ आएंगे, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब आ गए हैं हम उस जगह पे जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। कब आएगा ह्यूमन इवोल्यूशन, कब तक करो ना, थक चुके हैं हम, स्टार्ट कब करोगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कह रहा है प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मैन, यानी कि जो ओरिजिन हुआ था मैन का वो कहाँ हुआ था। तो कह रहा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग 3 मेजर हेडिंग्स। यानी कि क्या कहते हैं हम जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन पढ़ेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे किसके बेसिस पे, फॉलोइंग 3 मेजर हेडिंग्स के बेस में। पहला है प्रायर टू एप मैन, यानी कि जो मतलब हमारे से एप मैन से पहले जो प्रायर थे उनके बारे में पढ़ेंगे। एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन एंड ट्रू मैन इंक्लूडिंग मॉडर्न मैन। अब आपको थोड़ा डर लगने लगेगा, सर वही बकवास चीजें आने लग गई। अब हम पढ़ेंगे प्रायर टू एप मैन, उसमें हम पढ़ेंगे ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, कैन्यापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, और क्या कहते हैं क्रोमैग्नन, वो क्या कहते हैं मॉडर्न मैन। सर इन सब के बारे में अब तो बकवास होगी, अब मैं बोर हो जाऊंगा मॉडर्न मैन के आने तक। यानी कि अब मैं जो विकास है, यानी मैं जो इस तरह से था, एक वानर जैसा था, ये झुका हुका, ये तो आप स्टार फिश जैसी बना रहे हो, एज्यूम कर लो मैं कुछ ऐसा था और अब बन के जो है ऐसा आ गया हूँ, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, ऐसे करके आज मैं ऐसा हो गया हूँ। तो ऐसा होने में मुझे इधर से उठ के इधर जाने में बहुत टाइम लगा, इन सब में मेरी क्रेनियल कैपेसिटी चेंज हुई, कई सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई। अब रटने का टॉपिक आ गया, अब कैसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो आई अश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिस तरह से मैंने आपको यहां तक लाया हूं, यानी कि मैं आपको इस कंडीशन से इस कंडीशन में लाने में मजा ना दिला दिया तो मेरा नाम सूरज मत रखना।
कि क्या कहते हैं, जब हम प्रायर टू एप मैन में ड्रायोपिथिकस पढ़ेंगे, रामापिथिकस पढ़ेंगे, केन्यापिथिकस पढ़ेंगे, फिर एप मैन इंक्लूडिंग प्री हिस्टोरिक मैन लाइक होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, इनके बारे में, और क्रो-मैग्नन मानव और लिविंग मॉडर्न मैन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको मजा आ जाएगा। एकदम से ऐसा फील होगा, गर्दा गर्दा मचा देंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ की जर्नी में कितना मजा आएगा वो आज के लेक्चर में नहीं आएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे कि कर दी ना छोटी बात, दिखा दी अपनी औकात, यानी कि आपने फिर से बड़ा लेक्चर दे दिया, अब नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे ह्यूमन इवोल्यूशन पे, वो दैट इज लास्ट लेक्चर होगा इस सीरीज का, जिसमें हमने जो है इस तरह के मानव को, ऐसे झुके मानव को आज हमने ऐसे उठा दिया। यानी कि बढ़ने का नाम ही तो क्या है, जिंदगी है। ऐसा नहीं कि मैं आपको नाच नाच के पढ़ा दूं, अगर मुझसे जितना हो सके, जितना मैं नाच सकता हूं, जितना मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कार्टून दिखा के आपको पढ़ा दूं, पर जितना मेरे अंदर क्षमता है, मैं चाहे अपना फेशियल एक्सप्रेशन बिगाड़ के भी आपको समझाऊं, पर मैं आपको जरूर समझाऊंगा। आप देखना कि ऐसा कौन टीचर है जो यार आपको इतना कोशिश करता है इस तरह से समझाने की। करते हैं कई सारे जिनसे मैंने भी पढ़ा है। तो थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए। मैं आपसे वो बात कह देता हूं जिसका मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, अभी तक कह नहीं पाया, पर मेरे मुंह से अभी वो निकल गई, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है, मेरी जबान टूट गई। देखो अब मैं बोल ही देता हूं फिर से, वो लिख लो, आप नोट कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आज के इस लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन आपका लेक्चर में बने रहने के लिए, इसी तरीके से मुझे इतने कम समय में सपोर्ट करके अपना प्यार देने के लिए। तो है आपको मैं इसी तरीके से लेक्चर दूंगा। देखो मेरा क्या विजन रहा है, कि मेरा ये विजन रहा है कि मुझे जो स्टडी नहीं मिल पाई वो आप तक पहुंचे, बिल्कुल फ्री हो मैं। मतलब इतना इंटरेस्ट के संग कौन पढ़ाएगा आपको, क्या कहते हैं, अभी कोई पैसा नहीं आ रहा। आप कई लोग जो है अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से डर रहे होंगे कि यार इसके पास तो पैसा आएगा, अभी कहाँ आ रहा है यार। अभी तो तुम दिल खोल के सब्सक्राइब करो, चैनल में जितना हो सके उतना सपोर्ट करो। क्या कहते हैं, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है। अगर जब पैसा ही नहीं होगा तो तुम किसी की मदद क्या कर सकोगे। तो पैसा कमाना जिंदगी में बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं कि हम गलत सोर्सेज से पैसा कमाएं। ऐसा नहीं कि मैं जो है यहाँ पे गुटखा का प्रचार कर दूं साथ में ऐसे कुछ पैसा कमाऊं। तो देखो कुछ अच्छी चीजों से क्या करो, आप प्रचार करो। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रचार कर सकते हैं तो ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे किसी भी चीज का प्रमोशन कर दे रहा हूं तो वो अच्छा नहीं होता है। पर जितना मुझसे हो सके, जितना मैं इन चीजों से बचूंगा उतना ही अच्छा होगा। तो थैंक यू आप सभी का लेक्चर में बने रहने के लिए। वंस अगेन थैंक यू आप सभी को, प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे। इसके बाद आप चाहें तो इसके नोट्स बनाना, मैं इसके PDF सेंड कर दूंगा। थैंक यू आप सभी को, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।